ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई लगातार बड़ी खबरें हम आपको दे रहे हैं और बड़ी अपडेट, बड़ा खबर इस समय आपको दे रहे हैं कि लगातार एक दूसरे पर अटैक का जो सिलसिला है जारी है। एक दूसरे को कमजोर करने का लगातार प्रयास चल रहा है और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह कोई और नहीं बल्कि प्रॉक्सी माना जाता है और इजराइल ने ईरान के साथ अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हमले बहुत तेज कर दिए हैं। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी दाहिये और हारिक में और बाबदा इलाके में जबरदस्त बमबारी की है। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों, कमांड सेंटर्स और हथियारों के भंडारण केंद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, स्टोरेज को तबाह किया है। इजराइल का दावा है कि पिछले 2 दिनों के हमलों में हिजबुल्लाह के कई बड़े बड़े कमांडर्स हमने मार गिराए। इसमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का कमांडर अबू हमजा रामी भी शामिल है और इसके अलावा हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय चीफ हुसैन मकलद और मिसाइल यूनिट कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल के भी मारने का इजराइल की तरफ से दावा है। हालांकि लेबनान का यह कहना है कि इजरायली हमले में बहुत बड़ी संख्या में आम लोग मारे गए, आम आदमी की मौत हुई है। अब तक 31 लोगों की मौत हुई है जबकि 149 लोगों के जख्मी होने की खबर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और इजराइल के लिए लेबनान का मोर्चा कितना कठिन और जंग फैलने के लिहाज से कितना खतरनाक हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। 3 दिन की लड़ाई का जो लब्बो लुआब है वो अब तक यही बता रहे कि जब से 28 फरवरी के दिन से ईरान पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है और कल तक बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। जंग कहां कहां तक फैली है इस पर सुमित आपको अपडेट देंगे। जी हां, देखिए आपको पहले दिन की सबसे पहली अपडेट देते हैं। पहले दिन में क्या हुआ है, जब इजराइल ने हमला शुरू किया था तब क्या हुआ। देखिए पहली बात, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको बड़ी बातें बता रहे हैं कि देखिए आखिरकार पहले दिन क्या हुआ था। पहले दिन तबरीज के इलाकों में मिसाइल स्टोरेज साइट पर अटैक किया गया। तबरीज का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन की बात हम लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं। उसके अलावा करमन शेख के इलाके में भी एयरपोर्ट और मिलिट्री बैरक पर भी हमले किए गए। पहला दिन खामनेई का IRGC मुख्यालय पर परिसर में हमला किया गया। करमन शेख में भी एयरपोर्ट और बैरक को टारगेट किया गया। ये पहले दिन की बड़ी बातें हैं जो हम आपको पहुंचा रहे हैं। नतांज में भी न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। नतांज वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है जो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर अब्बास के इलाके में जो साउथ ईरान की तरफ पड़ती है उसमें रडार साइट्स और उनके जो पोर्ट्स हैं उन पर टारगेट किया। 10 से ज्यादा शिप कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि उन्होंने ईरान के मार गिराए हैं, नौसेना को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। ये पहले दिन की बात हम बता रहे हैं कि बंदर अब्बास में क्या हालत थी, यानी बंदर अब्बास के साथ साथ उनकी नेवी को टारगेट किया। और ये सारे अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पहले दिन में ही एक बड़े टारगेट करने के साथ साथ ईरान को कमजोर करने की कोशिश की गई। दूसरे दिन में क्या हुआ, अब 24 घंटे के बाद इजराइल और अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी थी वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इराक का इरबिल इलाका, खासतौर पे कुवैत का अली अल सेम एयरबेस, ये टारगेट किया गया। जब ईरान ने हमले शुरू कर दिए, ये हम आपको तब की अपडेट पहुंचा रहे हैं कि फिर ईरान ने कैसे रिटेलिएट किया। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में, खासतौर पे कुवैत का भी अली अल सेम एयरबेस को टारगेट किया। कुवैत की बात कर लीजिए, बहरीन की बात कर लीजिए, बहरीन में भी उन्होंने यूएस के बेसिस को टारगेट करना शुरू किया। यानी दूसरे दिन जवाबी कार्रवाई में इस जंग का दायरा एक कदम और बढ़ गया। करीबन 12 देशों तक इस जंग का दायरा पहुंच चुका है और यह इसलिए क्योंकि ईरान ने तमाम मिडिल ईस्ट के उन देशों पर अटैक करने शुरू कर दिए जहां पर अमेरिका के बेस मौजूद है। कतर में भी, यूएई में भी, हर तरफ लगातार अमेरिका के इन बेसिस पर, उनके कॉन्सुलेट्स पर अटैक करने शुरू कर दिए गए। सऊदी में भी। और फिर उसके बाद तीसरे दिन क्या हुआ, क्योंकि आज चौथा दिन है, कल क्या हुआ, कल क्या हम आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं कि ऑयल टैंकर्स पर भी हमले शुरू कर दिए गए। 3 अमेरिकी F-15 विमान जो है मार गिराए गए। वो इसलिए कहा, हालांकि देखिए कतर की तरफ से कहा गया कि वो फ्रेंडली फायर के अंदर अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। देखिए अब हम आपको एक और बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मिसाइल स्टोरेज साइट पहले दिन तबरीज पर जो अटैक हुआ, ये ग्राफिक्स की मदद से हम आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं। IRGC के हेडक्वार्टर्स की बात कर लीजिए, एयरपोर्ट कह लीजिए, बैरक्स कह लीजिए, यानी जो 3 बड़ी पॉसिबिलिटीज थी ये लगातार उनको टारगेट किया गया। और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल की कोशिश थी कि वो ज्यादा से ज्यादा इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास मौजूद इनके लॉन्चर्स को टारगेट करे। इनके लगातार जो एयरपोर्ट्स है सदर्न इलाके, बंदर अब्बास के साथ साथ जो तेहरान के आसपास के इलाके हैं, इस्फहान के पास के इलाके हैं, उनको टारगेट करे। और पीके श्रीवास्तव सर, एक बात बताइए,
ये स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल क्लियर नजर आती है कि आपने उनकी सारी क्षमताओं को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन ये इलाका इतना बड़ा है कि आप अगर इन पे महीनों भर भी लगातार अटैक करते रहे तब भी आपको सफलता मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। सुमित, वैसे भी ईरान बहुत बड़ा देश है ज्योग्राफिकली, 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और समथिंग, तो उसको इस तरीके से आप सिर्फ बमबारी करके फ्लैटर नहीं कर सकते हैं। इराक छोटा था, अगर वहां से आप लेसन ले रहे हैं, लेकिन इनके जो ठिकाने हैं उसके ऊपर अगर इंटेलिजेंस है तो उनको खत्म करना। आप देखिए जिस तरीके से आपने बताया, उन्होंने ताबरीज पर अटैक किया जहां ये संभावना थी कि एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स का स्टोरेज है। फिर उन्होंने बंदर अब्बास और मनीब पर अटैक जो किया था वो IRGC की नेवल फोर्सेस से, जिससे कि जो प्रेशर बना सकते थे पर्शियन गल्फ में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो प्रेशर कम हो। तो ये सारा कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ था उनकी क्षमता को वॉर वेजिंग या रिटेलेटरी जो क्षमता थी उसको कम करने के लिए। लेकिन आपने देखा दूसरे दिन ही ईरान इतना कैपेबल था कि डिस्पाइट डेसिमेशन ऑफ IRGC 48 कमांडर्स, पूरा लीडरशिप खत्म होने के बाद भी उन्होंने काउंटर अटैक किया, क्योंकि ये उनकी स्टेटेड स्ट्रेटजी थी कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आसपास जहां अमेरिकन एसेट्स है वहां हमला करेंगे। क्या अब अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए, और मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर, जंग के मोर्चे से लगातार खबरें आ रही हैं। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, और दूसरा मोर्चा लेबनान में खुला हुआ है, पहला मोर्चा तेहरान में खुला हुआ है। और अब एक बड़ी खबर आपको इस बीच में देते हैं। इजराइल की सेना ने ईरान के डिफेंस सिस्टम पर हमला करके उसे नेस्त नाबूद करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने बाकायदा वीडियो जारी करके दावा किया कि ये हमला ये तस्वीरें जो है उसी हमले की जिसमें इजराइल के प्रहार में ईरान के डिफेंस सिस्टम तबाह हुए हैं। आप तस्वीरें भी देखिए। बिल्कुल, और देखिए राजीव, अभी जो फेज वाइज तरीकों से अटैक किए जा रहे हैं उनका पीछे का मकसद ये है, हर फेज में जब एक नई वेव आती है तब ये अटैक किया जाए। इजराइल का दावा है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ उनके मिसाइल यूनिट और उनके जो कोर लॉन्चर्स थे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, उनको टारगेट किया। मैं आपको यह बता रहा था कि देखिए हर फेज के अटैक के अंदर वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, पहले फेज के अंदर रेजिम चेंज हो गया, रेजिम के ऊपर अटैक किया गया। दूसरे फेज में उन्होंने लगातार जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे उनको टारगेट किया। तीसरे फेज में वो उनके मिसाइल लॉन्चर्स को अटैक कर रहे हैं। यानी ये फेज बढ़ता जाएगा और इस जंग का दायरा भी और इस लगातार ईरान को कमजोर करने के लिए अटैक भी बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सुमित। वो जो एयर डिफेंस सिस्टम पे इस पर अटैक किया है, ये सीड ऑपरेशन का पार्ट होता है जो पहले वेव में भी हुआ होगा, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आपके जो जहाज ऊपर हैं, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। इस बीच में एक और बड़ी खबर इस समय मिल रही है। तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। तेहरान में अब भी धमाके लगातार हो रहे हैं और अब फिर से धमाकों की आवाज तेहरान में सुनाई दी गई और कई जगहों से खबर मिल रहे हैं कि ये धमाके सुनाई दिए हैं। ताबड़तोड़ हमला कर ही रहा है ईरान, अमेरिका की तरफ से प्रहार हो रहा है और अब फिर से कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। पीके सर, आप कंटिन्यू तो करिए, लेकिन आप क्या सैन्य क्षमता को कमजोर करने का प्रयास है? एब्सोल्युटली। इनकी जो लॉन्चिंग कैपेसिटी है, मिसाइल लॉन्चिंग कैपेसिटी या ड्रोन लॉन्चिंग कैपेसिटी, उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं इसलिए जहाजों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो पुराने जहाज हैं और उनको तो आपने देखा कि इस ऑपरेशन में कहीं दिखाई नहीं दिए, तो इसलिए उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जहां तक सवाल है, दो तीन चीजों को करना बहुत जरूरी है। ये तो जो इनकी मिसाइल क्षमता है और जो इनकी ड्रोन्स की क्षमता है, दूसरे जो नेवल असेट्स हैं इनके अराउंड पर्शियन गल्फ, चाहे बंदर अब्बास हो, चाहे मनीब हो, चाहे उससे ऊपर हो, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वहां IRGC का कंट्रोल है। IRGC जो है एक धार्मिक विचारधारा से जुड़ी हुई है, तो वो वहां पर हमला कर सकते हैं। और वहां पर 5 टापू भी हैं, अगर आप देखेंगे उन टापुओं पर भी ईरान के असेट्स हैं। तो ये सारा इस सबको खत्म करना जरूरी होगा। फाइटर जेट्स का इजराइल की तरफ से बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। क्या ईरान जो है, ईरान के फाइटर जेट्स का क्या उसके पास नहीं है? ईरान के फाइटर जेट्स तो बहुत पुराने विंटेज हैं और वो आजकल के युद्ध में उनकी रेलेवेंस बहुत ही कम है। सर एक और बड़ी खबर इस समय मिल रही है। ईरान के हमले में सऊदी के रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा है और अरामको की इस रिफाइनरी पर ईरान ने कल भी ड्रोन से हमला किया था। बिल्कुल, और देखिए आपको बता दें कि 5.5 लाख प्रति बैरल हर रोज यहां से तेल निकलता है। और आप बताइए कि अब सैटेलाइट तस्वीरें भी उसकी आ गई है जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। देखिए, हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि आखिरकार इन सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिख रहा है। ये दरअसल उनके कूलिंग टावर्स हैं जिनको टारगेट किया गया। इसके अलावा जो पाइप थे जो डिस्पर्स करते थे ऑयल को दूसरी जगहों पर, उनको टारगेट किया
गया है। आप मानिए 5.5 लाख से ज्यादा अगर तेल यहां से आप कह सकते हैं रिफाइनरी से जाता है तो कितना बड़ा आप कह सकते हैं कि इसमें यूनिट होंगे। और ये इसलिए क्योंकि अब ये मान चुका है कि ईरान की वो भी अब यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, हालांकि देखिए इसके बाद ये कहा गया कि ये अटैक ईरान ने नहीं बल्कि हूती ने किया है और प्रॉक्सीज एक्टिवेट हो गए और प्रॉक्सीज लगातार सऊदी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सऊदी भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। और उसी की सैटेलाइट तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे 5.5 लाख बैरल तेल रोजाना इस रिफाइनरी से निकलता है। सर, रिफाइनरी पर अटैक, अब चाहे प्रॉक्सी ही अटैक करे हो, लेकिन क्या ये प्रॉक्सी का अटैक माना जाएगा, सीधा ईरान का अटैक माना जाएगा? अटैक तो ईरान का ही माना जाएगा, क्योंकि प्रॉक्सी जो है वो ईरान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हूती का भी अपोर्ट है, इसमें खास बात यह है कि अगर उन्होंने पाइपलाइंस को अटैक किया है और उन्होंने एक क्रिटिकल कूलिंग टावर्स को अटैक किया है, ऑफ कोर्स कूलिंग टावर्स बहुत होते हैं, पाइपलाइंस भी बहुत सारी होती हैं, तो ये अपने आप में बड़ा एक तरीके सटीक आप कहेंगे अटैक है। इसके लिए वहां से जो उनके ड्रोन्स आए हैं, ड्रोन का अटैक माना जाता है, तो ड्रोन के अटैक के जरिए अगर ये हुआ है तो उनके पास सही इंफॉर्मेशन है, कम से कम उस वक्त थी, जो अब डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा राजीव, अब जो फेज नजर आएगा इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो IW बोलते हैं, साइबर अटैक का, उसका दौर आएगा एक जोर में, क्योंकि ये जो हम काइनेटिक अटैक करते हैं, जो काइनेटिक इंटरसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो थार्ड वाले हो, चाहे पैट्रियट वाले हो। सर ठीक है सर।